चलिए ठीक है, तो नया चैप्टर है आज का प्रजनन तंत्र। ठीक है, देखिएगा प्रजनन तंत्र में क्या होता है कि एक जीव अपनी पीढ़ी बढ़ाने के लिए, ठीक है, अब क्या करता है, अपनी जैसा संतान उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन या प्रजनन। ठीक है, किसी जीव के अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। और जिस तंत्र के अंदर इस प्रजनन का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रजनन तंत्र कहलाता है। इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अगली हेडिंग क्या पढ़ेंगे, प्रजनन या जनन के प्रकार। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन सा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ये मेन जो इसका डिफरेंस होता है वो यही होता है। ठीक है, कि अगर देखिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन हुआ तो उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। जैसे मनुष्य में मादा से अंडाणु बनता है, ठीक है, और नर से शुक्राणु बनता है। तो अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संलयन। ठीक है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संलयन होगा तो क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाएगा। ठीक है, और ये हो गया। अब देखिएगा लैंगिक जनन में क्या होता है कि जो संतानें होती हैं वो अपने माता पिता से भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं और समान भी हो सकती हैं। समान किसमें हो सकती है वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए अभी याद रखिएगा भिन्न भिन्न हो सकती हैं। उसके बाद अगली हेडिंग क्या है, अलैंगिक जनन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन नहीं होता है और संतानें एकदम अपने मतलब पूर्वज के समान मिलती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, अमीबा। इसका तो बहुत सारा होता है, हम लोगों ने मनुष्य लिखा। अब देखिए इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है, इसमें पौधे भी जनन अलैंगिक जनन ही लगभग करते हैं। ठीक है, कुछ पौधे लैंगिक जनन भी करते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए अगर क्या है कि आपने देखा होगा गन्ना, ठीक है, तो गन्ना है उसको ऐसे काट दिया जाएगा। ठीक है, काट काट के वो दिया जाता है। ठीक है, तो एक गन्ना है एकदम, उसका जो गन्ना निकलता है एकदम क्या होता है, सेम। तो वो अलैंगिक जनन का ही प्रकार होता है, जिसे कायिक जनन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब उस बॉटनी की चीजें हैं, वनस्पति विज्ञान की, पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो अभी इतना याद रखिएगा कि जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन है वो क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन, और जिसमें संलयन ना हो वो क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन। ये हो गया। चलिए ठीक है, चलिए अगली हेडिंग बनाइए, निषेचन। निषेचन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। लिखिए इसमें, हो गया। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा है, प्रजनन किसे कहते हैं, फिर प्रजनन के प्रकार। अब हेडिंग क्या है, निषेचन। तो निषेचन क्या होता है, देखिएगा नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, मादा युग्मक इसे क्या कहते हैं, सॉरी नर युग्मक इसे क्या कहते हैं, शुक्राणु, मादा युग्मक से अंडाणु। अगर ये दोनों जुड़ जा रहा है, संलयन मतलब जुड़ना, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और जुड़ने के बाद क्या बन जाता है, याद रखिएगा युग्मक जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनते हैं, युग्मज बनते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। अब निषेचन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, आंतरिक निषेचन। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा और आपको ट्रिक करना होगा। तो देखिएगा बाह्य का मतलब, देखिए जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, मेढक और जितने भी उभयचर वाले होते हैं सब इसी प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए ये पानी है, ध्यान से सुनिएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मेढक है और मेढक यहाँ अंडा दे देगा। ठीक है, और यहीं पे क्या होगा, मेढक है और मादा मेढक है तो यहाँ पे ये अंडा दे देगा। ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद नर मेढक जो होगा वो अपने शुक्राणु को पानी में ही छोड़ देता है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि शुक्राणु ढूंढ ढूंढ के इस मेढक के साथ निषेचन कर लेगा और इस प्रकार के निषेचन को क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। जब निषेचन शरीर के बाहर होगा तो क्या कहलाएगा, बाह्य निषेचन। बात समझ में है। ठीक है, जैसे मछलियों में, कुछ मछलियों में भी ऐसा होता है कि वो शरीर के बाहर से उनका अंडाणु निकल आता है, शुक्राणु निकल आता है और निषेचन हो जाता है। तो ये कौन सा होता है, बोलिए, बाह्य निषेचन। समझ में अभी, मुख्य रूप से उभयचर में ये होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे भी जंतु, देखिए मेढक क्या होता है, वैसे तो जमीन पे रहता है, ठीक है, और पानी में भी रह सकता है, लेकिन जब इसको प्रजनन करना है तो वो पानी में चला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें बाह्य निषेचन होता है और बाह्य निषेचन सिर्फ कहाँ हो सकता है, पानी में। ठीक है जी, जब बरसात वाला में निकलते हैं, देख ले चलते हैं।
चढ़ने का रीजन कुछ और है, लेकिन उन लोगों में प्रजनन में बाह्य निषेचन नहीं होता है, ठीक है। अब वो क्यों चढ़ते हैं, अब उन्हीं से पूछना पड़ेगा, ठीक है। बट इतना याद कर लीजिए कि वो प्रजनन उसमें बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। देखिए वो क्या होता है कि मेढक ऐसे होते हैं, हाँ, वो पानी मतलब मिट्टी के अंदर, क्योंकि उनको बस जरूरत रहती है तभी वो बाहर आते हैं, वही उन लोगों का ब्रीडिंग सीजन होता है, प्रजनन सीजन होता है, ठीक है, इसीलिए वो बाहर आते हैं। और आपको पता होगा कि और सभी जंतुओं में क्या होता है, फीमेल मेल को अट्रैक्ट करती है, उसमें मेल फीमेल को अट्रैक्ट करता है। हाँ, मेढक में क्या होता है, मेल फीमेल को अट्रैक्ट करता है, लेकिन हाँ, ठीक है। और एक और जानवर में होता है, हमने कल ही बताया था, कौन सा, समुद्री घोड़ा, जिसको कैंपस बताया था, दरियाई घोड़ा जानते हैं, भैंस के बराबर होता है, उससे भी बड़ा होता है, और समुद्री घोड़ा इतना बड़ा होता है बस, ठीक है। नाम है समुद्री घोड़ा, ठीक है, वो मछली है एक जगह, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया बाह्य निषेचन। अब इसके बाद हेडिंग है क्या, आंतरिक निषेचन। तो जब निषेचन शरीर के अंदर हो तो क्या कहलाएगा, आंतरिक निषेचन। जैसे क्या, मनुष्य, जैसे ये प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, ये कहाँ होती है, फीमेल के प्रजनन तंत्र के अंदर, ठीक है। ये फीमेल प्रजनन तंत्र है, ओवरी है, देखिए ये ओवरी है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, अंडाणु निकलता है, ठीक है, और ये वेजाइना है, यहाँ से स्पर्म आते हैं, ठीक है। और ये शरीर के अंदर रहता है, ठीक है, शरीर के एब्डोमेन कैविटी में, उधर गुहा में रहता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होता है शरीर के अंदर, तो कौन सा निषेचन कहलाएगा, आंतरिक निषेचन। जजैसे एग्जांपल में क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, निषेचन दो प्रकार का होता है, अगर शरीर के अंदर हुआ तो आंतरिक निषेचन, शरीर के बाहर हुआ तो क्लियर। चलिए, तो ये पॉइंट है, बाकी तो इसके बारे में डिटेल पढ़ना ही है। देखिए मनुष्य क्या होता है, एक लिंगी जंतु, ठीक है। एक लिंगी का मतलब क्या होता है कि नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो वे जंतु जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं वो क्या कहलाता है, एक लिंगी। और कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनमें नर और मादा एक ही में होता है, वो क्या कहलाएगा, द्विलिंगी जंतु, ठीक है। जैसे केचुआ, क्वेश्चन सीधे पूछता है कि द्विलिंगी जंतु है, ऑप्शन में रहेगा क्या, केचुआ, ठीक है। तो उसमें नर और मादा दोनों एक ही में होते हैं, लेकिन वो कभी एक केचुआ अपने मतलब अपने प्रजनन तंत्र के साथ वो कभी भी निषेचन नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ होता है टेप वर्म, एक जंतु होता है वो करता है, ठीक है। चलिए, तो नर और मादा अगर एक ही में है, देखिए अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएगा, एक लिंगी। अगर दोनों एक ही में है तो क्या कहलाएगा, द्विलिंगी। ये समझ में आ गया ये पॉइंट। अब जरायुज क्या होता है, दो होते हैं, देखिए जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक अंडेयुज होता है, एक जरायुज होता है। तो जो जंतु अंडे देते हैं उसको अंडेयुज में रखा जाता है, ठीक है, और जो जंतु बच्चे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य, कोई भी स्तनधारी, देखिए। तो कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो ओवोविविपैरस होते हैं, अंड जरायुज, ठीक है, जो अंडे भी देते हैं, ठीक है, और मतलब अंडे दे के उसको फिर क्या करते हैं, अपने शरीर में ही रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी जंतु होते हैं। और यार हिप्पो जो आप बता रहे बड़ा हुआ वो खुदे होता है, वो हिप्पोकैम्पस होता है, फिर कंगारू भी कह सकते हैं, एक बच्चा रखता है, बच्चा रखता है, ठीक है। अंडा नहीं देता, मछली स्तनधारी है, ठीक है, वो बच्चा देता है, नहीं कंगारू नहीं होगा, ठीक है। एक साथ अकिडना कहते हैं। चलिए ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया कि मनुष्य क्या होता है, एक लिंगी होता है और जरायुज। हेडिंग बनाइए, यवनावस्था, यवनावस्था, प्यूबर्टी, ठीक, बहुत आसान है। देखिए मानव प्रजनन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, यवना अवस्था, जिसे क्या कहते हैं, प्यूबर्टी का। तो देखिएगा ऐसा नहीं है कि मनुष्य जब से वो पैदा हो गया तभी से उसके अंदर जनन करने की क्षमता होती है, ठीक है। एक समय होता है जिसपे मनुष्य के अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है, उसी को क्या कहते हैं, यवना अवस्था, ठीक है। अब ये क्या होता है कि अलग अलग जगह पे जहाँ जलवायु दूसरी होती है, जैसे कहीं गर्म देश है, ठंडा देश है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ ये और ऊपर जा सकती है, ठीक है, ये 17-18 हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ठीक। लेकिन हम लोगों की इंडिया में या WHO के अनुसार इसे माना गया है कि नर में कितना बोलिए 12 से 16 वर्ष की उम्र में यौनावस्था आ जाती है, और मादा में कब 10 से 12 वर्ष के। इसी डाटा के अनुसार क्या होता है कि मनुष्य में मतलब शादी की डेट निर्धारित होती है, ठीक है, कि 17 वर्ष ध्यान सुनिएगा। देखिए
नर प्रजनन तंत्र, ठीक है। नर प्रजनन तंत्र के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला क्या है, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग में सिर्फ क्या होता है, ठीक है, जो युग्मक का निर्माण करते हैं वही क्या कहलाते हैं, प्राथमिक जनन अंग। और नर में प्राथमिक जनन अंग कौन होता है, उसके अलावा द्वितीयक जनन अंग। देखिए वे जनन अंग जो जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक जनन अंग। जैसे ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जनन अंग। तो देखिएगा सहायक नलिकाओं में चार प्रकार की नलिकाएं होती हैं, वास इफरेंस, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा। इससे भी अलावा होती है लेकिन इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बस इतना याद रखिएगा सहायक नलिकाएं चार प्रकार की होती हैं, वास इफरेंसिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और यूरेथ्रा। अब फिगर के थ्रू हम समझाएंगे। उसके बाद सहायक ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, शुक्राशय, जिसको सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स। उसके बाद दूसरा क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तीसरा होता है काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। समझ में आ गया ये, ठीक है। अब देखिए बाह्य जनन अंग में तीन होते हैं, पेनिस, ग्लैंस पेनिस और फोरेस्टिन। क्योंकि ये वैसे समझ में नहीं आएगा, बस नाम याद रखिएगा, अभी हम फिगर में समझा रहे हैं पूरा, ठीक है। तो इतना हो गया ना, ठीक है। अभी ये खत्म हो गया, फिर हेडिंग, ये हेडिंग यही रहेगा, आप फिगर बनाइएगा। हम लोग तो बनाना है, मिटाना ना, इस्लाम नहीं करता था, मिटा रहे हैं। अरे ठीक है सर केमिकल रिएक्शन नहीं आता, वापस हो जाएगा। क्या हुआ, अरे एग्जाम तो कुछ नहीं होगा सर जी केमिस्ट्री पढ़े जानते हैं, छोड़ के आप जल्दी से हम बनाते हैं। चलिए समझते इस बात को। देखिए नर प्रजनन तंत्र, ठीक है। इसके पहले हमने लिखवा दिया था कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो नर प्रजनन तंत्र में पहला प्रजनन तंत्र होता है क्या, प्राथमिक प्रजनन अंग, जो कि एक ही होता है क्या, वृषण। वृषण के बारे में भी डिटेल स्टडी करना है, अभी इन सब के बारे में देख लीजिए, ठीक है। देखिए वृषण से क्या होता है कि स्पर्म बनता है। अब यहाँ से कैसे बनता है आगे क्लास में, तो यहाँ पे छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जिसके बाद यहाँ से स्पर्म बनता है, ठीक है। तो ये प्राथमिक जनन अंग हो गया। उसके बाद क्या आता है, द्वितीयक जनन अंग, ठीक है। तो द्वितीयक जनन अंग में पहला पॉइंट था सहायक नलिकाएं। तो सहायक नलिकाएं कितने प्रकार की थी, चार प्रकार की। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो पहली सहायक नलिका थी, यहाँ से स्पर्म बनने के बाद पहली सहायक नलिका में जाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, वास इफरेंस। याद रखिएगा, यहाँ शुक्राणु बनेगा और सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, वास इफरेंस में, ठीक है। हाँ, वास इफरेंसिया या वास इफरेंस बातें कही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ से सबसे पहले पहली नलिका कौन सी है, वास इफरेंस, जो कि थोड़ा सा अंदर होती है, वृषण में होती है, ठीक है। यहाँ के बाद वही स्पर्म किधर जाते हैं, दूसरी नलिका क्या थी, इपिडिडाइमिस। पहली नलिका क्या था, वास इफरेंस, और दूसरी नलिका क्या थी, इपिडिडाइमिस, ठीक है। तो ये जो बड़ा सा यहाँ पे देखिए स्वैलन भाग होता है, मोटा सा ऐसे भाग होता है, और देखिए वृषण से पहले नीचे जाता है, फिर इधर जाता है, ठीक है। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, इपिडिडाइमिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, वास इफरेंस, फिर क्या आएगा, इपिडिडाइमिस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से स्पर्म बनने के बाद ये इधर से क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव करता है। तो ये एक बड़ी सी नलिका है, ध्यान सुनिएगा, जो ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, मूत्राशय होता है, आ गया यहाँ लिखे हमने। तो ये मूत्राशय इसके ऊपर से ऐसे लूप बनाता हुआ जाता है, ठीक है। एक और भी क्लियर बना देंगे, वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से एक लूप बना के इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ से क्या है, इस पूरी नलिका को, यहाँ से लेकर यहाँ तक की नलिका को क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। तो सहायक नलिकाएं क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिएगा यही जो है नलिका वास डिफरेंस ऐसे गई हुई है, आगे जाके एक ग्रंथि होती है सेमिनल वेसिकल्स, जिसको शुक्राशय कहते हैं, उसको ये जुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली नलिका, ध्यान दें, ये पूरी नलिका जो यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। तो देखिएगा कितनी सहायक नलिकाएं थी, चार। पहला क्या था, वास इफरेंस, जो स्पर्म को क्या करता है, टेस्टिस से, वृषण से बाहर निकलता है। तो यहाँ से फिर उसके बाद दूसरा वाला क्या था, बोलिए, इपिडिडाइमिस। सबसे पहले वास इफरेंस, फिर इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के बाद दूसरा वाला क्या था, वास डिफरेंस वाला, वास डिफरेंस, फिर वास डिफरेंस के बाद यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यहाँ पे, तो पहले यहाँ से बन गया शुक्राणु, किसमें बन गया, वृषण में। बनने के बाद पहली नलिका किसमें पहुंची, वास डिफरेंस,
ठीक है। तो वास इफरेंस के बाद कहाँ पहुंचे, ये वास इफरेंस है, इसके बाद इपीडिडाइमिस के बाद ऐसे जाके ध्यान देखिएगा, ये वास क्या है डिफरेंस, ऐसे जाके शुक्राणु, देखिए यहाँ बस शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, यहाँ तक शुक्राणु ऐसे बन के धीरे धीरे इधर पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद देखिए यहीं से यूरिन भी आता है और यहीं से स्पर्म भी आता है, ठीक है। तो ये कॉमन पैथवे होता है, कौन सा, यूरेथ्रा। तो यहाँ से एक ऐसे ढक्कन टाइप का होता है, ठीक है, कि यूरिन और स्पर्म एक साथ कभी नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये यहीं पे क्या होता है, जब यूरिन आएगा तो ये ढक्कन इधर की तरफ क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ से स्पर्म नहीं आ सकता, ठीक है, और यहाँ से यूरिन आ सकता है। फिर क्या होगा कि जब स्पर्म आएगा तो ये इधर क्लोज हो जाता है, तो यहाँ से स्पर्म आता है। तो देखिएगा यहाँ तक तो शुक्राणु आ जाता है, ठीक है, और आके यहाँ इस नलिका में, इसको इजेकुलेटरी डक्ट कहा जाता है, हमने नहीं लिखवाया, तो यहाँ आके ये इकट्ठा रहते हैं, ठीक है, यहाँ इकट्ठा रहेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ तक नलिकाएं समझ में आ गई, ठीक है, तो ये नलिका आगे ये यूरेथ्रा बन जाता है। तो सहायक नलिका में कोई प्रॉब्लम नहीं, कितनी होती है, 4। फर्स्ट वास डिफरेंस, सेकंड इपीडिडाइमिस, थर्ड वास डिफरेंस, फोर्थ यूरेथ्रा। यहाँ तक ठीक। चलिए अब देखिएगा यहाँ तक शुक्राणु आया था, ठीक है। अब उसके बाद 3 ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे 4 सहायक नलिकाएं होती हैं, उसी प्रकार 3 सहायक ग्रंथियां होती है, जिसमें से पहला क्या है, शुक्राशय, जिसको सेमिनल वेसिकल्स कहा जाता है। तो ये क्या है, शुक्राशय, और दूसरा क्या होता है, प्रोस्टेट। ये पहला है, ये शुक्राशय, ये प्रोस्टेट, और उसके बाद नीचे क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रा। तो ध्यान सुनिएगा, ये वृषण था, वृषण से सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है। अब जब जैसे ही शुक्राणु यहाँ आ जाता है, यहाँ आने के बाद कुछ क्या होते हैं, फ्रैक्टोज, नाम याद रखिएगा, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज क्या होता है, ये एनर्जी के लिए होता है, यहाँ से ढेर सारा फ्रैक्टोज निकल के इस शुक्राणु के साथ मिल जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि शुक्राणु को गति करना है, और गति करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन देता है, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज होता है। तो यहाँ से सेमिनल वेसिकल्स से या शुक्राशय से ढेर सारा क्या निकलेगा, बोलिए, फ्रैक्टोज निकलेगा। अब शुक्राणु प्लस क्या हो गया, फ्रैक्टोज, ठीक है। और हाँ, अब क्या होगा, अब यहाँ से आने के बाद इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रंथि है, ध्यान से देखिए, ये देखिए, इसको ये मत समझिएगा कि ये 2 ग्रंथियां हैं, ठीक है, ये एक ही ग्रंथि है। हाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि एक होती है, ठीक है। तो जैसे ये नली है, इसके अगल बगल ऐसे, तो आपको देखने से लग रहा है 2 है, लेकिन ये क्या होता है, एक ही होता है। क्योंकि ये वाली नली 2 होती है, इसको दूसरा एक फिगर बनाएंगे तो उसमें समझ आएगा। क्योंकि हमने अभी एक टेस्टिस का फिगर बनाया है, तो एक टेस्टिस से एक ऐसे नलिका गई है, फिर दूसरा टेस्टिस से दूसरी जाएगी, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल शुक्राशय 2 होते हैं, प्रोस्टेट 1 होता है, और बल्बो यूरेथ्रल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही नली आया, यहाँ पे शुक्राणु है, शुक्राशय से क्या आया, फ्रैक्टोज, यहाँ तक ठीक है। और जैसे ही शुक्राणु इधर रहता है, इसके बाद जब नीचे आता है तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि से एंजाइम आते हैं, एंजाइम, कैल्शियम आयन, फास्फोरस आयन। ध्यान सुनिएगा, शरीर में क्या आता है, कैल्शियम आयन, फास्फोरस आयन और एंजाइम्स आते हैं। सेमिनल वेसिकल्स यानी शुक्राशय से क्या आता है, फ्रैक्टोज, ठीक है, और यहाँ प्रोस्टेट से क्या आता है, एंजाइम, कैल्शियम और फास्फोरस आता है। फिर देखिएगा जैसे ये यहाँ पहुंचता है, मतलब इतने में ही क्या होता है, स्पर्म रहता है इकट्ठा, एरिया में, हाँ, इसी एरिया में ये रहता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से यूरिन आ सकता है, ठीक है। ये दोनों नलिका कौन सी है, बोलिए, बता सकते हैं क्या, ये वाली नलिका, किडनी वाली, जो नहीं नीचे लेके आया वैसे वाली, ठीक है। मूत्र वाहिनियां, मूत्र वाहिनियां यहाँ तक आया था, इसके सीधे हमने यूरेथ्रा दिखा दिया था। ये क्या, यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय देखिए लिखा हुआ है, जी जी, ठीक है। और ये 2 नलिकाएं थी, तो यहाँ यूरिन आके इकट्ठा रहता है, और जरूरत पड़ने से यहाँ से यूरिन जाता है, और फिर जरूरत पड़ने से यहीं से क्या होता है, यहाँ से एकदम क्लियर है सिस्टम, ठीक है। अब देखिएगा ये जो बल्ब, 2 का काम तो हमने यही बता दिया, अभी एक एक करके लिखवाएंगे भी, ठीक है। यहाँ से फ्रैक्टोज है, यहाँ से एंजाइम, कैल्शियम आयन प्लस फास्फोरस है, और यहाँ से क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि पहले यहाँ से यूरिन आ चुका है, ठीक है। तो यूरिन का कुछ भी हो सकता है नेचर, वो एसिडिक भी हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, या क्षारीय हो सकता है। अगर अम्लीय रहा, ध्यान सुनिएगा, अम्लीय रहा तो फिर यहाँ से जितने भी स्पर्म आएंगे वो डेड कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से वो डेड कर जाएंगे, मर जाएंगे। इसी को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल से यहाँ से व्हाइट सब्सटेंस आता है, ठीक है, एक तरल पदार्थ आता है, जिसकी वजह से यहाँ का एसिडिक जो नेचर होता है, अम्लीय होता है, अम्लीयता खत्म हो जाती है। अब क्या होगा, ठीक है, निकल जाएगा, फिर यहाँ से शुक्राशय क्या होगा,
ये भी खत्म, ग्रंथियां खत्म। उसके बाद देखिएगा हमने एक्सटर्नल जेनिटलिया लिखाया था, बाह्य प्रजनन। बाह्य प्रजनन तंत्र में ज़्यादा चीज नहीं होता, यहाँ से ठीक है ये वाला हिस्सा, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, शिश्न कहते हैं, पेनिस कहते हैं, ये वाला हिस्सा ठीक है ये, और इसके आगे एक स्वैलन भाग होता है, ऐसे फूला हुआ भाग होता है, इसे क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस ठीक है। ये पूरा भाग पेनिस कहलाता है और ये वाला भाग क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर एक ये स्किन कवरिंग होती है, लूज होती है ठीक है, जो बैक साइड भी मतलब मूव करती है, इसको क्या कहते हैं, फर ये ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये फर स्किन कुछ जैसे रिलेशन का करते हैं, जैसे मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम लोगों में यही जो फर स्किन होता है इसको यहीं से काट के निकाल दिया जाता है ठीक है। क्लियर है पूरा? कोई मतलब नहीं होता, इसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है, वो पूरा नहीं काटा।